हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चैप्टर 18 को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एनसीईआरटी रिकैप सेशन है और आज ये 4th वीडियो है इस चैप्टर में और जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट आरएच ब्लड ग्रुप। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले इसका जो थर्ड पार्ट है उसको ज़रूर देखो, क्योंकि थर्ड पार्ट का ही कंटिन्यूएशन जो है यहाँ पर हम लोग आगे स्टडी करेंगे। बिकॉज ब्लड ग्रुप हमने जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें काफ़ी कंसेप्ट बेसिक्स हम वहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं आरएच ब्लड ग्रुप की। देखो, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये सब क्या है, किसके बेस पे ये सब डिसाइड होता है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव या किसी का ब्लड ग्रुप है ए बी नेगेटिव। तो ये ए और ए बी तो हमने पिछले वीडियो में सीख लिया, पर ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सेंस रहता है वो हम लोग आज सीखेंगे। तो जिस तरह से हमारे आरबीसी के सरफेस पे दो तरह के एंटीजन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का मेन फ्रेमवर्क है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक नए तरह के एंटीजन की बात करेंगे। ये भी आरबीसी के सरफेस पर ही प्रेजेंट है, जिसे कहा जाता है एंटीजन आरएच। आरएच एंटीजन या फिर आरएच फैक्टर कह सकते हो आप इसे आप आरएच एंटीजन भी कह सकते हो या फिर आरएच फैक्टर भी इसे कह सकते हो। अब देखो, सिंपल सा फंडा है, या तो ये प्रेजेंट होगा या ये प्रेजेंट नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन पर देखने को मिलता है। तो अगर ये प्रेजेंट होता है तो हम कहते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर नहीं होता तो हम कहते हैं ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। जैसा मैंने कहा, किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके आरबीसी के सरफेस पे दो एंटीजन है, एक है एंटीजन ए और एक है एंटीजन आरएच यानी आरएच फैक्टर। अगर मैं कहता हूँ कि किसी का ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव, तो इसका मतलब है उसके आरबीसीज पे केवल एक ही एंटीजन है, यानी एंटीजन ए और आरएच एंटीजन इसके पास में नहीं है। अगर मैं कहता हूँ ए बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब होगा कि इसके पास में तीन एंटीजन है, एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच एंटीजन। पॉजिटिव का मतलब कि आरएच प्रेजेंट है। तो ये तीन तरह के एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में आओ और मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ बताना है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो और ये वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको बहुत आराम से आप इसका आंसर दे पाओगे। जैसे अब आप देखो, ए बी पॉजिटिव है। मैं ए बी पॉजिटिव की बात करता हूँ यहाँ पे। ए बी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें तीनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी है, बी बी है और आरएच एंटीजन भी है। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें से इन तीनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो ये बेसिक फंडा है ब्लड ग्रुप का। आरएच एंटीजन की अगर मैं बात करूँ, जिसे आरएच फैक्टर भी कहा जाता है, वो सबसे पहले एक मंकी में डिस्कवर किया गया था जिसको कहा जाता है रिसस मंकी। ठीक है, तो सेम इसी तरह के एंटीजन्स बाद में ह्यूमन बींग्स में भी हमें पाए गए, इसलिए इसको नाम दिया गया आरएच। आरएच स्टैंड्स फॉर रिसस मंकी के आरएच से हमने इसे आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर नाम दिया गया। आरबीसी इसके सरफेस पे प्रेजेंट होगा। अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो आरएच पॉजिटिव, नहीं तो आरएच नेगेटिव। और 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो आरएच पॉजिटिव रहता है। जो आप मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप सुनोगे वो सब में मैक्सिमम में आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। करीब 20% तक जो लोग हैं वो आरएच नेगेटिव है। उसका एक रीज़न भी है। उसका रीज़न ये है कि जो आरएच पॉजिटिव है ये एक डोमिनेंट अलील की वजह से एक्सप्रेस होता है। तो ये होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही केस में एक्सप्रेस होगा। अब अगर इसकी जेनेटिक्स को आपने डिटेल में समझना अच्छे से, एनसीईआरटी में तो ये सब चीज़ें नहीं है, तो हमने ब्लड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं फुल डिटेल में, जिसमें हमने जेनेटिक्स की भी बात की है कि किस तरह से जेनेटिक्स से डिसाइड होता है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ऑफस्प्रिंग का पॉजिटिव नेगेटिव ए बी, सब कुछ हमने डिटेल में वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ पर वो वीडियोस जो है देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले, एक केस लेते हैं जिसमें एक आरएच पॉजिटिव पर्सन है और ये आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड दिया गया एक आरएच नेगेटिव पर्सन को। समझना इस कंडीशन को। आरएच पॉजिटिव पर्सन जिसके पास में एंटीजन आरएच प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। आरएच नेगेटिव पर्सन जिसके पास में ये एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं है, मतलब आरएच वाला एंटीजन नहीं है। तो जब हम ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो ये आरएच एंटीजन इस पर्सन में इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसके ब्लड में पहुंच जाएगा और अब ये RH नेगेटिव पर्सन एंटीबॉडीज डेवलप करेगा इस RH एंटीजन के
अगेंस्ट में। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि RH फैक्टर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, तो RH ग्रुप को भी मैच किया जाता है ट्रांसफ्यूजन से पहले, तो आपको AB सिस्टम भी मैच करना पड़ेगा और RH ग्रुप को भी मैच करना पड़ेगा, तभी आप एक जो है प्रॉपर ट्रांसफ्यूजन कर पाओगे। लेकिन यहाँ फ़र्क समझना, आप इस जो मैं आपको भी समझा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको भी यहाँ समझा रहा हूँ, समझे अच्छे से। देखो आप यहाँ पर एक सेकंड रुको, यहाँ देखें आप, मैं 2 केस ले रहा हूँ। पहले जो मैंने ABO वाली बात की थी, मैंने कहा कि एंटीजन A प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A। ब्लड ग्रुप A इंडिविजुअल में एंटीजन A प्रेजेंट है और उसके पास में एंटीबॉडी कौन सी है? B। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ब्लड ग्रुप A वाले में एंटीबॉडी AB प्रेजेंट है और एंटीजन A प्रेजेंट है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप B वाले में एंटीजन B प्रेजेंट है और एंटीबॉडी A प्रेजेंट है। अब यहाँ ध्यान से सुनना, इस सिस्टम में एंटीबॉडीज़ पहले से प्लाज्मा में प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ पहले से प्लाज्मा में प्रेजेंट है। तो जैसे ही ये ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, जैसे ही ये ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, जैसे मैं ये B ब्लड ग्रुप इस A ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल को ट्रांसफ्यूज कर दूं, तब इमीडिएटली जब ये एंटीजन B जाएगा इस इंडिविजुअल में, तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ B है ये इसके खिलाफ एक रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी और वो इंस्टेंट रिएक्शन होगी क्योंकि एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट है। लेकिन RH के केस की अगर मैं बात करूं तो RH के केस में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ कभी भी नहीं होती। यानी कि अगर आपने एक RH पॉजिटिव वाले का ब्लड एक RH नेगेटिव को दे दिया तो इनिशियली कोई फैटल रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद नहीं है। लेकिन ये RH नेगेटिव इंडिविजुअल, अब जिसकी ब्लड में RH पॉजिटिव एंटीजन आ गया है, अब ये विद टाइम धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। अब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर दी, अभी एंटीबॉडीज़ उसके पास लाइफ टाइम रहेगी। और अगर सेकेंड टाइम ये RH पॉजिटिव ब्लड वापस अगर यहाँ पर आया तो ये जो है एग्लूटिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगी। अब एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या है वो पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो ब्लड के मिसमैच की वजह से जो है RBCs का क्लम्पिंग होता है और क्लम्पिंग होने के बाद में RBCs का हीमोलाइसिस होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है सिस्टम कि ये जो एंटीबॉडीज़ की बात करते हैं हम AB सिस्टम में, वो पहले से मौजूद होती है और RH वाली एंटीबॉडीज़ बाद में बनती है, वो पहले से मौजूद नहीं होती। ये डिफरेंस ज़रूर आप हमेशा ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक केस की बात करेंगे, एक डिजीज़ की बात करेंगे जिसको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम इसको समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो एक काम करते हैं, एक प्रेगनेंसी की बात करते हैं हम लोग। एक प्रेग्नेंट लेडी है और लेडी खुद RH नेगेटिव है और उसमें जो फीटस डेवलप हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। ये एक स्पेशल केस है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी का, कि किस तरह से RH मदर और फीटस में इनकॉम्पेटिबल है, एक दूसरे के लिए मिसमैच हो रखे हैं। अब क्या होगा, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है। क्लियर? क्या मदर के पास, समझना इसको अच्छे से, क्या मदर के पास RH पॉजिटिव ब्लड के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है? नहीं है। हमने अभी देखा कि एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट नहीं होती, तो इसके पास में एंटीबॉडीज़ नहीं है। अब जब इसके पास में एंटीबॉडीज़ ही नहीं है तो इस एंटीजन को कोई खतरा नहीं है। क्या RH पॉजिटिव एंटीजन मदर के अंदर एंटर कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लेसेंटा क्रॉस करके जो है एंटीजन मदर के अंदर कभी भी एंटर नहीं कर सकता। एंटीबॉडीज ज़रूर इस पाथवे से यहाँ आ सकती है पर एंटीजन ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट है ही नहीं और एंटीजन क्रॉस कर ही नहीं रहा, लेकिन तो इसका मतलब किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेडी प्रेग्नेंट है, फीटस RH पॉजिटिव है, एक नॉर्मल डिलीवरी होगी और किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होगी। यानी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल सेफ़ है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के केस को वापस NCERT की भाषा में समझें कि जो मैटरनल यानी मदर और फीटस का ब्लड प्लेसेंटा से वेल सेपरेटेड है, बिल्कुल सही बात है। RH एंटीजन फीटल ब्लड से निकलकर मदर ब्लड में पास नहीं हो सकता, ये यहाँ पे नहीं ट्रैवल कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और मदर में एंटीबॉडीज़ है ही नहीं RH के अगेंस्ट,
तो पास होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट नहीं की जाएगी। इसका मतलब जो कंप्लीट जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का, बिल्कुल सही से चलेगा और एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन जब डिलीवरी की जाती है यानी पार्चुरेशन जब होता है, तो उस पार्चुरेशन के वक्त मदर का ब्लड और फीटल का ब्लड जो है मिक्स होता है ना, हल्का सा इनमें मिक्सिंग होती है। उस मिक्सिंग की वजह से क्या होगा कि जो फीटस के ब्लड में RH एंटीजन है, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मदर का ब्लड, ठीक है, मदर का ब्लड और ये फीटस ब्लड, ये RH पॉजिटिव, ये RH नेगेटिव। यहाँ पे जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, तो जो है ना ब्लड की जो है पार्चुरेशन के वक्त मिक्सिंग होती है। तो जब ये मिक्सिंग होगी तो ये जो RH एंटीजन है ये मदर ब्लड में आ जाएगा, मदर ब्लड में आ गया, एंटीबॉडी एंटीजन आ गया मदर ब्लड में। क्या कोई खतरा है? नहीं है। क्यों? क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है और फिटस बाहर निकल चुका है। क्लियर? तो किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन अब जो समझें आप इस चीज़ को कि एंटीजन जब मदर की ब्लड में आया, पहले से तो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट वहाँ पे नहीं है, लेकिन अब मदर के ब्लड में जो है विद टाइम एंटीबॉडीज़ डेवलप होगी। मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ क्या हो गई? डेवलप हो गई। यानी अब मदर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है और ये मदर में रहेगी, ये एंटीबॉडीज़ मदर में प्रेजेंट रहेगी। क्लियर? और अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत अब तब होगी जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सेम इसी तरह का केस आ जाए। तो जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी तब मदर के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी अगर फीटस RH पॉजिटिव है तो ये एंटीबॉडीज़ सीधा प्लेसेंटा को क्रॉस करके इसके जो RBCs है उनका सीधा हीमोलाइसिस करवा सकती है। हीमोलाइसिस होगा तो RBCs का नंबर सीवियर रिड्यूस होगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन और RBCs का कम हो जाना। और जब RBCs का इतने बड़े नंबर पे डिसइंटीग्रेशन होता है, हीमोलाइसिस होता है, तो बिलीरुबिन का कंटेंट भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होगा जॉन्डिस या पीलिया। अब कैसे RBCs के डिसइंटीग्रेशन से जॉन्डिस होता है? तो एक बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं तो आप ऐसा समझें कि जब RBCs ब्रेकडाउन होंगी तो उन RBCs में से हीमोग्लोबिन रिलीज होगा। इस हीमोग्लोबिन का जब ब्रेकडाउन होता है तब बनता है बिलीरुबिन। और जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस में आपके ब्लड में बिलीरुबिन का जो कंटेंट है वो बढ़ने लगता है। अब किस तरह से हीमोग्लोबिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा, अगर ये समझना है तो ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं बात कर पाएंगे। डिटेल वाले वीडियोस देख लो, आपको बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन इन सब के बारे में कर रखा है। ब्लड वाला एक प्लेलिस्ट खोलना है आपको, आपको पता ही होगा यूट्यूब चैनल्स पे किस तरह से एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, आपको ब्लड का मिल जाएगा। उसमें हमने हर एक वीडियो की थंबनेल पे प्रॉपर नंबरिंग और प्रॉपर टाइटल लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से एनीमिया और जॉन्डिस से जो है वो जो फीटस है वो सफ़र करेगा। तो पार्चुरेशन के वक्त अब एनसीईआरटी की भाषा भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहती है एनसीईआरटी की लैंग्वेज और ज़रूरी है कि आप एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझें। पार्चुरेशन के वक्त क्या होगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड, यानी जो मदर का ब्लड है वो एक्सपोज होगा किसको? टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम फीटस। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा ब्लड मिक्स हो जाएगा, बहुत कम मात्रा में ब्लड का मिक्सिंग होता है, ठीक है। और चाहे मात्रा कम हो, RH एंटीजन तो उसमें प्रेजेंट है और मैटरनल ब्लड अब उसके अगेंस्ट क्या करेगी? एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी, यानी मदर स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। लेकिन पहली प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, डिलीवरी भी हो चुकी है, अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी या सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी के बारे में। सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी मतलब जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, चाहे वो सेकंड हो, थर्ड हो या फोर्थ हो, क्योंकि एंटीबॉडीज़ तो मदर की ब्लड में लाइफ टाइम प्रेजेंट होगी। अब चाहे कभी भी प्रेगनेंसी होगी और ये केस वापस डेवलप हुआ अगर, तो एंटीबॉडीज़ सीधा ट्रेवल करेगी और फीटल हीमोलाइसिस करवाएगी RBCs का। तो RH एंटीबॉडीज़ एंटर कर जाएगी फीटल ब्लड में वाया प्लेसेंटा। जब ऐसा होगा तो फीटल RBCs का होगा एग्लूटिनेशन। नाउ व्हाट इज़ एग्लूटिनेशन? तो ये मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूँ आपको, और डिटेल वाले जो वीडियोज़ है उसमें तो और ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझा चुका हूँ एग्लूटिनेशन, तो बार बार नहीं डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वाला वीडियो देख लें, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्लूटिनेशन हुआ फीटल RBCs का, और एग्लूटिनेशन की वजह से फीटल RBCs का होगा बड़े लेवल पे हीमोलाइसिस, जिसकी वजह से एनीमिया और जॉन्डिस हो सकता है। और अगर ये एनीमिया और जॉन्डिस बहुत सीवियर हुआ तो ये सीधा सीधा डेथ कॉज करता है।
समझ में आई चीज़? तो ये होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नाम ऐसा क्यों है उसका भी मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको नाम याद करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप नाम देखते ही समझ जाओ कि ये है क्या। फिटालिस वर्ड तो फीटस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई फीटस अफेक्ट होता है इससे। सही बात है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये वर्ड उठाया है हमने एरिथ्रोब्लास्ट से। एरिथ्रोब्लास्ट यानी फीटस में एरिथ्रोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। थोड़ा सा बताता हूँ एरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है। बेसिकली क्या होगा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एनीमिया होगा। एनीमिया हुआ मतलब आरबीसीज का नंबर कम है। तो जब आरबीसीज का नंबर कम है तो आपका बोन मैरो उन कम आरबीसीज को कंपनसेट करने के लिए फटाफट जो है आरबीसीज का फॉर्मेशन करने लगता है। एनीमिक है ना पेशेंट, हीमोग्लोबिन बहुत कम है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन और CO2 को, तो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो कम आरबीसीज को कंपनसेट करने के लिए बोन मैरो आरबीसीज का नंबर बढ़ाता है। लेकिन फटाफट में बनने वाली ये आरबीसीज जो है वो अपनी नॉर्मल साइज़ की नहीं होती, जिनको कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्ट्स। ऐसी आरबीसीज को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट्स। तो फिटस के ब्लड में नॉर्मल आरबीसीज से ज़्यादा आपको क्या दिखेगा, एरिथ्रोब्लास्ट्स। इसलिए इस डिजीज़ को नाम दिया गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। बस इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं केवल इस नाम को जस्टिफाई करना चाहता था ताकि आपको ये नाम याद हो जाए और आप जो है ना कभी इन चीज़ों को भूले नहीं। मैं हर बार आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ, टर्म्स समझो, टर्म्स याद नहीं करो। टर्म्स बना कैसे, टर्म समझ गए तो आज से 5 साल बाद भी अगर ये चीज़ आपके सामने आएगी तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये वो वाली कंडीशन है। समझ में आया? तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट में जाते जाते हम बात करते हैं कि सर ये चीज़ें तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन इसको रोकें कैसे। अब क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और आप जाते हो अपने गायनेक डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो है ब्लड ग्रुप चेक करती है। ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक करती है और ब्लड ग्रुप में जब उनको पता चलता है कि अच्छा ये कंडीशन है, तो उनको पता है कि फर्स्ट केस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो वो कौन से स्टेप पर आकर जो है काम करेंगे, वो इस स्टेप पर आके काम करेंगे कि पार्चुरेशन के वक्त ऐसा होगा, पार्चुरेशन के वक्त ऐसा होगा। तब क्या होता है कि जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी करवाई जाती है, जैसे ही फर्स्ट डिलीवरी करवाई जाता है, उसी वक्त जो है मदर के ब्लड में एंटीबॉडीज़ डाल देते हैं हम। एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट, एंटीजन RH के अगेंस्ट, यानी एंटी RH एंटीबॉडीज़ जो है हम उसमें एडमिनिस्टर कर देते हैं। जैसे ही एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड में जाएगी, जितने भी एंटीजन प्रेजेंट है उन सब एंटीजन्स को क्या कर देगी, ये खत्म कर देगी। अब जब मदर की ब्लड में सारे एंटीजन्स खत्म कर दिए गए, तो अब मदर की ब्लड में जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ है वो नहीं बनेगी। जो एंटी RH एंटीबॉडीज़ है वो मदर की ब्लड में नहीं बन सकती, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं वहाँ पे, हमने एंटीजन्स पहले ही खत्म कर दिए। तो इस तरह से हम इस कंडीशन को प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या होगा कि हम एडमिनिस्टर करेंगे एंटी RH एंटीबॉडीज़ को इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। इससे पहले कि मदर नेचुरली एंटी RH एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करे, उससे पहले ही एंटीजन्स को खत्म कर दो, ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो ही नहीं। तो ये था एवरीथिंग अबाउट RH ब्लड ग्रुप एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। आई रियली होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको और डिटेल में जाना है तो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपको अच्छे एजुकेशनल कंटेंट मिल रहा है, तो आप ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें, मेंबर बने हमारे चैनल के, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो केवल मेम्बर्स के लिए हैं उनका एक्सेस भी आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।